हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 3 लोक प्रशासन के सिद्धांत पार्ट है 8। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। कल हमने किया था व्यवहारवादी उपागम, आज हम करेंगे व्यवस्था उपागम यानी सिस्टम अप्रोच क्या है। तो मूल अवधारणाएं हैं इसकी। वेबस्टर ने व्यवस्था को एक जैविक पूर्णता या एकता की रचना के लिए संबंधित या जुड़ी चीज़ों के समुच्चय या व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया है। जो वेबस्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो व्यवस्था है उसको एक जैविक पूर्णता या एकता की रचना के लिए संबंधित या जुड़ी चीज़ों के समुच्चय का व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया है। टॉलकॉट पॉर्सेस ने क्या कहा है कि जो व्यवस्था है, टॉलकॉट पॉर्सेस ने व्यवस्था को उस अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जो संबंध की बोधगम्य अनियमितताओं को समेटने वाले अंगों, संगठकों और प्रक्रियाओं के बीच अंतर्निर्भरताओं के जटिल समूह के साथ साथ अन्य जटिल समूहों और उनके परिवेश की ओर संकेत करती है। रमेश के अरोरा के अनुसार व्यवस्था की अवधारणा के अध्ययन में सबसे पहला कहते हैं कि व्यवस्था के अंगों के बीच संबंधों और व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। इस प्रकार एक जटिल व्यवस्था वह है जिसमें कई अंग होते हैं। व्यवस्था की अंग उपव्यवस्थाएं कहलाते हैं। ये उपव्यवस्थाएं अपनी सक्रियता में अंतर्संबंधित और अंतर्निर्भर होती है और पूरी व्यवस्था को सक्रियता में योगदान करती है। व्यवस्था की सुपरिभाषित सीमाएं होती हैं जिनके जरिए ये परिवेश में संबंध रखती हैं। किसी व्यवस्था का बाहरी परिवेश इसकी ऊपरी व्यवस्था यानी अपर सिस्टम जो सुपर सिस्टम होती है वो कहलाती है। किसी भी व्यवस्था के 5 मूल अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आगत प्रक्रिया, निर्गत फीडबैक और परिवेश। ये 5 आपकी मूल अंग हैं जिसका कि चित्र में दिखलाया गया है। व्यवस्था परिवेश से आगत लेती है और रूपांतरण प्रक्रिया के बाद परिवेश में निर्गत भेज देता है। इसके अलावा एक व्यवस्था अपने आप को परिवेश की ज़रूरतों के अनुसार बदलती भी रहती है। इसमें फीडबैक मदद करता है कि क्या फीडबैक है। इस प्रकार व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संतुलन बना रहता है। व्यवस्थाएं 2 श्रेणी में होती है। पहला है खुली व्यवस्था और दूसरा है बंद व्यवस्था। सामाजिक और जैविक व्यवस्था खुली व्यवस्था होती है और यांत्रिक और भौतिक व्यवस्थाएं बंद व्यवस्था होती है। खुली व्यवस्थाएं पारंगम्य सीमाओं वाली होती है और परिवेश के साथ लगातार संबंध बनाए रखती है। इसके विपरीत बंद व्यवस्थाओं की सीमाएं अपारगम्य होती है और वे अपने परिवेश के साथ घुलती मिलती नहीं है। खुली व्यवस्था अधिक आंतरिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण और विस्तार के साथ विकसित होती है और संगठन के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ती है। दूसरी ओर बंद व्यवस्था अव्यवस्था, संगठन और आत्मविनाश की ओर बढ़ती है जो सकारात्मक एंट्रोपी होती है। जैसे कि इन्होंने 5 बताए थे। क्या है? आगत, निर्गत, ये सारे क्या है? प्रक्रिया के यानी आगत निर्गत जो भी हो रहा है व्यवस्था की फीडबैक सबसे ज़रूरी होता है एक व्यवस्था में।
तो व्यवस्था से जुड़ी अवधारणाएं क्या है? साहचर्य यानी पूर्णता, गेस्टाल्ट। सेकंड है सामाजिक यानी गतिशीलता संतुलन, समय स्थिति यानी गतिशीलता संतुलन। साइबरनेटिक अर्थात फीडबैक प्रणाली होती है। संगठन यानी अखंडता होती है। समवैयक्तिक यानी समान गुण होते हैं। अतिमता यानी समान परिणाम होता है। एंट्रोपी यानी व्यवस्था में विखंडित होने की प्रवृत्ति का माप होता है। एक व्यवस्था के रूप में संगठन खुली सामाजिक व्यवस्था की श्रेणी में आता है। वह सभी चारित्रिक विशेषताएं दर्शाता है जिन्होंने पहले चर्चा की जा चुकी है, जिनकी क्या हो चुकी है, पहले बात हो चुकी है। कई उप व्यवस्थाओं वाली सामाजिक व्यवस्था के रूप में संगठन को चित्र में दर्शाया गया है। किसी संगठन की विभिन्न उप व्यवस्थाओं की व्याख्या निम्न है। तकनीकी उपव्यवस्था का सरोकार यांत्रिक प्रक्रिया से है, अर्थात आगत निर्गत में बदलने से है। सेकंड है समर्थक उपव्यवस्था कच्चा माल उपलब्ध कराने प्रचार जैसी सांगठनिक गतिविधियों का समर्थन करती है। थर्ड है रख रखाव उपव्यवस्था आवश्यक मानव कौशलों की आगत को सुनिश्चित करती है। फोर्थ है अनुकूल उपव्यवस्था योजना इकाइयों जैसे परिवेशीय परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने में संगठन की मदद करती है। फिफ्थ है मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपव्यवस्था मानव व्यवहार और अंतर्वैयक्तिक संबंधों की गतिकीय का प्रतिनिधित्व करती है। 6 पॉइंट है संरचनात्मक उपव्यवस्था का सरोकार संगठन में औपचारिक संबंधों से होता है, अर्थात यह कार्य और पदों को निर्धारित करता है। 7 पॉइंट है प्रबंधन उपव्यवस्था आंतरिक और बाहरी संबंधों यानी परिवेश के साथ और नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपव्यवस्थाओं को जोड़ती है। सी वेस्ट चर्चमैन ने अपनी पुस्तक दी सिस्टम्स अप्रोच में निम्नलिखित 5 विचारणीय बिंदुओं की ओर ध्यान खींचा है जिनका संबंध प्रबंधन के व्यवस्था उपागम से है। सबसे पहला है व्यवस्था का कुल उद्देश्य और उसके प्रदर्शन का मापन होना चाहिए। सेकंड है व्यवस्था का परिवेश एक बाधा के रूप में कार्य करता है। थर्ड है निष्पादन के अंतर्गत लाए गए व्यवस्था के संसाधन निष्पादन के अंतर्गत होते हैं। फोर्थ है व्यवस्था के अंग उपव्यवस्था और इसके लक्ष्य व कार्य होते हैं। फिफ्थ है व्यवस्था का संबंध जैसे कि नियामक और निर्णय निर्माण लागू होता है। ये हम देख सकते हैं व्यवस्था का परिवेश आर्थिक और तकनीकी प्रबंधन उपव्यवस्था क्या है, तकनीकी उपव्यवस्था, समर्थक उपव्यवस्था, रखरखाव उपव्यवस्था, अनुकूल उपव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपव्यवस्था, संरचनात्मक उपव्यवस्था। तो ये व्यवस्था के रूप में संगठन है। इसका उदय कैसे हुआ? तो अधूरे क्लासिकीय और मानव संबंध उपागम के सर्वथा भिन्न व्यवस्था उपागम संगठन के एक पूर्ण दृष्टि होता है, अर्थात संगठनों के अध्ययन के लिए एक स्थूल प्रतिमान है। इस प्रकार ये संगठन के पुराने सिद्धांतों के सीमित परिप्रेक्ष्य और अभिमुखीकरण का नतीजा है। क्लासिकी उपागम ने आंतरिक औपचारिक ढांचे और तकनीक पर बल दिया, जबकि मानव संबंध व्यवहारवादी उपागम संरचना तकनीकी और संगठन परिवेश संबंध को किनारे कर सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों पर जोर दिया। दूसरी ओर व्यवस्था उपागम ने सांगठनिक परिघटना को इसकी पूर्णता में और एकीकृत रूप से व्याख्यात और वर्णित किया है। संगठनों के अध्ययन का व्यवस्था उपागम मुख्यतः 1950 के बाद विकसित हुआ। इसके आधुनिक संगठन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। व्यवस्था उपागम के विकास में मुख्य योगदान निम्न है। क्या योगदान है?
तो सबसे पहला पॉइंट है, एक जीव वैज्ञानिक लुडविग वॉन बेटलानिफी ने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने उन मूल तत्वों का वर्णन किया जिस पर व्यवस्था उपागम आधारित था। उसके मूल तत्वों को इन्होंने बताया। सेकंड है, एमपी फॉलेट ने 1920 के दशक के उत्तरार्ध और 1930 के पूर्वार्ध में लेखन में संगठन के व्यवस्था उपागम को अपनाया। उन्होंने संगठन को सामाजिक व्यवस्था कहा है। थर्ड पॉइंट है, व्यवस्था उपागम से संगठन की पहली व्यापक व्याख्या चेस्टर बर्नार्ड ने की। उन्होंने संगठन को एक सहकारी सामाजिक व्यवस्था कहा है। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है? संगठन को एक सहकारी व्यवस्था। फोर्थ पॉइंट है, नॉबर्ट वीनर यानी साइबरनेटिक्स एक यूनानी शब्द जिसका अर्थ है नाविक के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने आगत प्रक्रिया, निर्गत फीडबैक व परिवेश वाली एक व्यवस्था के रूप में संगठन को स्पष्ट मार्गदर्शन किया। फिफ्थ पॉइंट है, व्यवस्था उपागम के सांगठनिक सिद्धांत और विश्लेषण के मुख्य योगदान करने वाले हर्बर्ट साइमन हैं। उनका निर्णय निर्माण मॉडल व्यवस्था उपागम पर आधारित है। मार्च के साथ लिखी उनकी अन्य ऑर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सिक्स पॉइंट है, हेयर की रचना मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी व्यवस्था उपागम के क्षेत्र में एक तकनीकी प्रतिनिधित्व कृति है। हेयर की जो रचना है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, वो क्या है? व्यवस्था उपागम के क्षेत्र में एक प्रतिनिधिक कृति है। 7 पॉइंट है, फिलिप सेल्जनिक ने सरकारी व अन्य विशाल जटिल संगठनों के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का अनुसरण किया। 8 पॉइंट है, टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन जो इंग्लैंड में है ने व्यवस्था उपागम का प्रयोग कर संगठनों पर काफ़ी मात्रा में साहित्य सृजन किया है। क्लासिकीय बनाम व्यवस्था। सांगठनिक चिंतन के दो स्कूल है, क्लासिकीय उपागम और व्यवस्था उपागम। क्लासिकीय उपागम में 3 स्वतंत्र चिंतन धाराएं हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन F.W. टेलर, नौकरशाही मॉडल वेबर और क्लासिकीय सिद्धांत या प्रशासनिक सिद्धांत फ्योल, गुलिक व ओरविक। ये तीनों औपचारिक संबंधों और परिवेश की उपेक्षा के हद तक संगठन के औपचारिक ढांचे पर जोर देते हैं। इसलिए क्लासिकीय उपागम का सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर व्यवस्था उपागम संगठन के औपचारिक ढांचे के अलावा अनौपचारिक संबंधों और परिवेश पर भी विचार करता है, अतः इसे स्थितिगत डिजाइन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्लासिकीय उपागम व्यवस्था उपागम का सांगठनिक विश्लेषण के बंद व्यवस्था सिद्धांत यानी बंद मॉडल और खुली व्यवस्था यानी खुला मॉडल के रूप में जाना जाता है। इन दोनों के बीच विशिष्ट अंतर है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। आलोचना क्या है इसकी? व्यवस्था उपागम के निम्न आधार पर आलोचना की गई। सबसे पहली आलोचना है कि इसकी आलोचना संगठन के अध्ययन के अमूर्त, अति अवधारणात्मक और धुंधले उपागम के रूप में की जाती है। आलोचक कहते हैं कि संगठन को समझने के लिए व्यवस्था सिद्धांत द्वारा दी गई अवधारणात्मक रूपरेखा बेहद अमूर्त है। सेकंड पॉइंट है, आलोचक कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है व्यवहारिक स्थितियों में सीधे लागू नहीं होता है, सीधे तौर पर हम इसे लागू नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है, इस उपागम की इस आधार पर आलोचना होती है कि यह विश्लेषण और संश्लेषण की कोई तकनीक या औजार नहीं देता। फोर्थ पॉइंट है, कहा जाता है कि व्यवस्था उपागम न तो व्यवस्थाओं के अंतर को पहचानता है और न ही मेल जोल और अंतर्निर्भरताओं की प्रकृति के बारे में बताता है। उपरोक्त सीमाओं के बावजूद व्यवस्था उपागम ने सांगठनिक सिद्धांत में मूल्यवान योगदान दिया है। वे इस प्रकार हैं। इसने सांगठनिक चिंतन की क्लासिकीय व नव क्लासिकीय और आधुनिक अवधारणाओं को जोड़ा और संश्लेषित किया है।
सेकंड पॉइंट है संगठन परिवेश संबंध की इस अवधारणा बाद में F.W. रिक्स द्वारा प्रतिपादित परिवेशीय उपागम की पूर्वगामी बनी थी। थर्ड पॉइंट है इसने आकस्मिकता प्रबंधन यानी परिस्थितिजन्य प्रबंधन को बढ़ावा दिया था। तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर फिनिश। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।